अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम मैम। यस जी मैम। मैम। बेटा आप लोग जल्दी से आपस में जो है वो लिंक शेयर कर लें और लेक्चर ज्वाइन कर लें। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी है तो इसलिए जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे। मैम प्रीवियस वाले भी आई थिंक 10 स्लाइड्स पड़ी थी। अच्छा, यस वो मैम, वो रहती है यस अभी। मैम, 40 से ऑनवर्ड थी। 40 से ऑनवर्ड। ओके अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम। लेक्चर जो हुआ था वो थर्ड को हुआ था ना? यस मैम। ओके, और हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इफेक्ट्स अल्ट्रासाउंड। पड़े थे। यस ओके मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चे, मैं इसको ज़रा डाउनलोड कर लूँ। बेटा मैंने आप लोगों का ये 3 क्रेडिट यस मैम, 3 हाँ कैरेक्टर्स है। हाँ 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। तो जो है हम इसको करेंगे क्योंकि आपकी जो कोर्स आउटलाइन थी वो बहुत शॉर्ट थी, ठीक है? यस मैम। तो उसमें हम जो है वो नहीं कर सकते, मतलब उसमें तो सारी चीज़ें कवर ही नहीं हो रही ना। फिर मैंने आपकी एचओडी से बात की थी, तो वो ये कह रही थी कि मुझे जो भी अप्रोप्रिएट लगता है कि ज़रूरी है आप लोगों के लिए वो मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है? तो जो भी आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक हो गया। हाँ, तो बेटा मुझे बताते जाएं कि कहाँ पे है। मैम 40 स्लाइड तक हम लोगों ने पढ़ ली थी। मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे स्टॉप कर दूँगी यहाँ तक, यस मैम। ठीक है? ये पढ़ ली थी, ये स्लाइड पढ़ ली थी या ये रहती है? मैम इमेजेस जहाँ पे थी ना वहाँ पे हमने फिनिश कर ली थी अपनी। ठीक है, फिर ये रह 40 गया है, स्लाइड थी। यस मैम। ठीक है? अब जैसे बाकी हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रीवियसली हमने देखे, वैसे ही स्पेक्ट्रल पावर और कलर फ्लो इमेजिंग के भी क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। शुड नॉट बी यूज रूटीनली, मे बी यूज फॉर क्लिनिकल इंडिकेशंस। बहुत स्ट्रक हुई हुई है। जी बेटा। दूसरा लेक्चर शो हो रहा है आर्टिफैक्ट्स वाला। ओके, जस्ट अ यस मैम, सेकेंड। मुझे भी। बेटा आप लोग अपनी जो है ना, आप लोग अपना एक बार रिफ्रेश कर लें सिस्टम भी। अब हुआ है आपको क्लियर? यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। शुड नॉट बी यूज रूटीनली, रूटीनली यूज नहीं करना चाहिए। मे बी यूज फॉर क्लिनिकल इंडिकेशंस सच एज टू रिफाइन रिस्क्स फॉर्म ट्राइसोमीज, ठीक है? अगर ट्राइसोमीज वगैरह हैं तो ही हम क्या करेंगे, अगर कोई कनिजेंटल abnormalities हैं तो हम पल्स कलर डॉपलर यूज़ करेंगे when performing Doppler ultrasound. TI should be less than or equal to 1.0. Exposure time should be kept as short as possible, usually no longer than 5 to 10 minutes and not exceed the 60 minute, ठीक है? जब भी हमने जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना है, थर्मल इंडेक्स शुड बी लेस देन 1.0, ठीक है? और एक्सपोजर टाइम, जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सरे का जो एक्सपोजर टाइम है वो शॉर्टर होना चाहिए, सेम इन द केस ऑफ अल्ट्रासाउंड भी जो है एक्सपोजर टाइम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और 1 घंटे से ज़्यादा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैम ये सबके जो रेंज है वो डिफरेंट है, मतलब हम लोगों ने टीआई जो थर्मल इंडेक्स हमने पढ़ा था पहले वो 1.5 से लेस देन था। जी बेटा, ये वो बी मोड के लिए था, ये हम डॉपलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके ठीक है। Conclusions: the early fetal period is a time of increased susceptibility to external factors such as hyperthermia, a recognized teratogen with CNS being most at risk, ठीक है? जो अर्ली फीटल पीरियड है 8 to 10 वीक्स का, उसमें यही है कि जो फीटस है वो एक्सटर्नल फैक्टर से भी वो इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है? बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड में भी सेकेंडरी टू 2 मेजर मैकेनिज्म्स, ठीक है? बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड कौन से फीटस को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं? थर्मल, इनडायरेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ एक्विस्टिक
energy into heat. Non-thermal, also known as mechanical direct effects caused by bubble cavitation and other mechanical phenomena. ठीक है, एक तो जो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि जो पहला जो पीरियड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो पीरियड है, उसमें अल्ट्रासाउंड शुड बी अवॉइडेड. क्या ये बात यस क्लियर मैम. है? हाँ, यस मैम. तो ये क्या करना चाहिए इसमें कि अल्ट्रासाउंड को अवॉइड करना चाहिए. इसके लिए जो है, जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं आती किसी कंसल्टेंट की तरफ से, आपने अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की जान को खतरा नहीं देना. ठीक है, उसके अलावा क्या है, थर्मल और इंडेक्स हैं, तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, थर्मल और मैकेनिकल इंडेक्स. ठीक है, यस मैम. द एप्लीकेशन ऑफ सेफ्टी इंडिसेस एंड ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो सेफ्टी इंडिसेस हैं, सेफ्टी इंडिसेस कौन से हैं? टीआई और एमआई. वो क्या होने चाहिए? स्क्रीन पे आपको सामने नजर आने चाहिए. टू लिमिट एक्सपोजर एंड पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स, यूज अल्ट्रासाउंड ओनली व्हेन इंडिकेटेड. सिर्फ तभी अल्ट्रासाउंड करें जब आपको कोई कंसल्टेंट कहे. कीप द एग्जाम एज शॉर्ट एज पॉसिबल. थोड़े से टाइम का हमने सिर्फ एग्जाम करना है. ये नहीं कि मरीज को पकड़ के बिठा लिया और बस अल्ट्रासाउंड करते गए उसकी जान ही नहीं छोड़ी. ये जो है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. मैंने अक्सर ये प्रैक्टिस देखी है कि जो नए लोग रेडियोलॉजी की फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आते हैं, चूँकि उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है, उन्होंने जो है वो ऑर्गन्स को देखना होता है, मेजर करना होता है, तो वो एक मरीज़ को पकड़ लेते हैं और घंटा उस बेचारे की जान ही नहीं छोड़ते. ठीक है, तो कल को आपने भी क्लिनिकल में जाना है तो आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी. ठीक है, आपने लिमिट एक्सपोजर करना है. ठीक है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इज सेफ इन प्रेगनेंसी बोथ फॉर द मदर एंड फीटस. डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेफ है मदर एंड फीटस के लिए. कब तक सेफ है? जब तक आप जो है थर्मल इंडेक्स और मैकेनिकल इंडेक्स कम नहीं रखते, एक्सपोजर टाइम शॉर्टर नहीं रखते. ठीक है, और सिर्फ जो है वो क्लियर इंडिकेशन पे जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं करते, तब तक ही सेफ है. नो सब्सटेंशिएटेड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड. और अगर ये आप सारी चीज़ें अपनाते हैं तो इससे हमें जैसे एक्सरेज के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रेडिएशन एक्सपोजर के आते हैं, तो एक्सरे में ऐसा नहीं होता. ठीक है, कैविटेशन टाइप्स. अब कैविटेशन की टाइप्स देख लें. कैविटेशन में भी ट्रांजिएंट और स्टेबल. ठीक है, ट्रांजिएंट भी हो सकती है और स्टेबल भी हो सकती है. ट्रांजिएंट कैविटेशन, वेरी रैपिड एक्सपेंशन एंड वायलेंट कोलैप्स. ठीक है, एकदम से जो है वो बबल्स से सामने नजर आएंगे और फौरन से ही कोलैप्स कर जाएंगे. काजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. रिलीज ऑफ फ्री रेडिकल्स में काज जेनेटिक डैमेज इन विट्रो. ठीक है, इससे क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे, तो इन विट्रो जेनेटिक डैमेज हो सकता है. स्टेबल कैविटेशन, बबल ऑसिलेटिंग विद साउंड बीम. स्टेबल कैविटेशन का ये मतलब है कि जूं जूं साउंड बीम जा रही है, साथ साथ बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. काज मैकेनिकल डैमेज. ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर एंड समटाइम्स सेल लाइसिस. ये जो है ये मेम्ब्रेन को रप्चर भी कर सकता है. ठीक है, जो सेल लाइसिस भी हो सकती है. ठीक है, thermal effects, temperature rise of less than 1.5 degree centigrade, no hazard to human including fetus. अगर लेस देन, ये सिर्फ ये अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ये बी मोड की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बी मोड में अगर लेस देन 5 है डिग्री टेम्परेचर, तो फीटस के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी कोई नुकसान नहीं है. टेम्परेचर राइज ऑफ 4 डिग्रीज लास्टिंग फॉर 5 मिनट और मोर, हजर्ड स्पेशली टू अ फीटस. लेकिन अगर हमने जो है 4 डिग्री तक टेम्परेचर 5 मिनट के लिए भी गया या इससे भी कम टाइम के लिए गया, तो क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो इट सकता इज है. डैमेज. ठीक है, इमेजिंग मोड्स एंड थर्मल इफेक्ट्स. In routine practice, B mode, M mode, and 3D imaging are less likely to give rise to thermal injury. ठीक है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कैन कॉज सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज. रूटीन प्रैक्टिस में अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो बी मोड, एम मोड और 3D इमेजिंग से थर्मल इंजरीज नहीं होती. लेकिन डॉपलर का अगर टेम्परेचर राइज होगा तो थर्मल इंजरीज होंगी. ये मेरे पास बी मोड इमेज है, ये डॉपलर इमेज है, ये एम मोड इमेज है, और इनको मैं जो है वो मैं आई थिंक मैं इनको मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. No mechanical bioeffects have been reported in humans from currently used exposure in diagnostic ultrasound. ठीक है, अभी तक जो हैं मैकेनिकल बायोइफेक्ट्स जो हैं वो नहीं रिपोर्ट हुए. ठीक है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की रेंज में. नो सिग्निफिकेंट कैविटेशन डैमेज इन वीवो काज्ड बाय डायग्नोस्टिक और फिजियोथेरेपी बीम्स. करंटली जो है, अगर आप डायग्नोस्टिक रेंज में रहते हैं, अगर आप पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, तो इससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ. हाउ डिड दीज मैकेनिज्म हेल्प इन डेवलपिंग अदर टेक्निक्स? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इमेजिंग टेक्निक्स, IV imaging, IV injection of gas filled microbubbles are contrast agents to enhance the echogenicity. ठीक है,
अब हम ये जो हमारे पास टेक्निक्स हैं इनको हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं? हम आईवी इंजेक्शन लगाएंगे। आईवी इंजेक्शन लगा के हमने क्या करना है, गैस फिल्ड माइक्रो बबल्स का इंजेक्शन लगा के, जस्ट लाइक अगर मेरे पास अगर आप ये इमेज देखें तो ये कंट्रास्ट इन्हांस्ड इमेज है। इसी की निस्बत ये भी पोर्टल वेन है, लेकिन ये इतनी इन्हांस्ड इमेज नहीं आ रही मेरे पास। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो है वो लीवर को कंट्रास्ट दे के देखना है। मैंने डॉपलर नहीं करना, लेकिन मैंने लीवर को कंट्रास्ट देना है। आप लोग मेरा पॉइंट समझे? मैंने लीवर को कंट्रास्ट देना है, ठीक है। तो उसके साथ ये हम न्यू थेरापेटिक एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, मेंटेनिंग द सेफ यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, और इसमें हम अल्ट्रासाउंड का सेफ यूज़ भी कर सकते हैं। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, थेराप्यूटिक का मतलब ही यही है कि हमने थेरेपी देनी है। यूजुअली कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड वेव और पल्सेस ऑफ मच हायर इंटेंसिटीज देन इन डायग्नोस्टिक। तो जो अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में और थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस ये होता है कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड में जो साउंड वेव है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और थेरेप्यूटिक में साउंड की जो इंटेंसिटी है वो हाई होती है। आप लोग समझे मैंने क्या कहा है? आपको यस मैम। थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक का फर्क पता चला है कि डायग्नोस्टिक में क्या है कि कम इंटेंसिटी की अल्ट्रासाउंड साउंड वेव है, और थेराप्यूटिक में हाई जो है वो इंटेंसिटी की साउंड वेव है। अब इसकी हम यूज़ क्या कहाँ कहाँ करते हैं? लिथोट्रिप्सी, ठीक है। ट्यूमर थेरेपी बाय हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड हीट टिश्यू थर्मल एंड प्रोड्यूस नेक्रोसिस। अब क्या है लिथोट्रिप्सी? क्या है? कभी सुना है कि किसी का जी किसी के किडनी में स्टोन था और उसका हमने लेजर ऑपरेशन कराया है? कभी सुना है ये यस टर्म मैम। सुनी? यस हाँ। मैम यस सुना। मैम। तो वो जो लेजर बीम है वो क्या है? वो साउंड। अल्ट्रासाउंड वे, लिथो। हाँ बेसिकली वो क्या है? वो शॉक वेव्स हैं, ठीक है। हाई इंटेंस यस मैम। लो 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 इंटेंसिटी होंगी तो साउंड वेव्स होंगी, और हाई इंटेंसिटी होंगी तो उनको हम शॉक वेव्स कहेंगे। ओके। लेकिन हाँ, लेकिन वो क्या है? वो अल्ट्रासाउंड की ही जो है वो अल्ट्रासाउंड ही प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने हाई इंटेंसिटी साउंड जो हमारे पास शॉक वेव्स हैं हमने उनको स्टोन पे क्या करना है? मारना है बार बार, और उसने स्टोन ने क्या होना है? टूट जाना है। ब्रेक हो अब जाए। हाइफू है। अब लीवर में कोई क्या है? लीवर में कोई ट्यूमर आ गया हमने, या ब्रेन में कोई ट्यूमर आ गया, भाई अब सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी करेंगे तो ये सारा एरिया भी मुतासर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या करना है कि हाइफू यूज करके हमने क्या करना है? उसकी जो है वो हीट से ही हमने उस टिश्यू को क्या कर देना है? डैमेज कर देना है। डैमेज हो जाएगा तो नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस होगी तो वो टिश्यू सेल डेथ हो जाएगी। तो ट्यूमर की डेथ करवाने के लिए हम हाइफू यूज करते हैं। उसके अलावा एस्थेटिक क्लिनिक्स में जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, वो हाइफू ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। हाइफू की जो लो इंटेंसिटी साउंड वेव्स हैं ये बेसिकली स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को स्टिमुलेट करती हैं विद एज। आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंड आया हुआ है कॉस्मेटिक सर्जरीज का। तो आप देखेंगे कि एक 60-70 साल की जो औरत है उसके मुंह पे अगर हम देखें तो हमारी जो पहली माएँ थी या हमारी जो दादियाँ थी या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके मुंह पे अच्छी खासी झुर्रियाँ होती थी, ऐसा ही है। यस मैम। अच्छा, लेकिन आजकल अगर आप खवातीन को देखें जो कॉस्मेटिक सर्जरी करा रही हैं तो उनके मुंह पे कोई इस तरह की आपको फाइन लाइंस नहीं नजर आएंगी, रिंकल्स नहीं नजर आएंगे। तो वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट्स। और ये बेसिकली ट्रीटमेंट्स यूज़ करने का क्या मकसद होता है कि जो आपकी स्किन में जो कोलेजन और इलास्टिन जो चीज़ें थी जिन्होंने स्किन को मेंटेन रखा हुआ था वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बीम से उनको दोबारा स्टिमुलेट करा के स्किन को रिफ्रेश कराया जा सकता है, ठीक है। ये एस्थेटिक्स क्लिनिक्स में भी यूज़ होता है, आपको पता है ट्यूमर में भी यूज़ होता है, ट्यूमर की उसमें ट्रीटमेंट में भी, और लिथोट्रिप्सी में भी। डायग्नोस्टिक एक्सपोजर्स आर डिजाइन टू decrease the interaction of ultrasound with tissue to avoid potential bioeffects। डायग्नोस्टिक एक्सपोजर को हमने इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि पोटेंशियल बायोइफेक्ट्स को कम करें। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद टिश्यू टू प्रोड्यूस डिजायर्ड बेनिफिशियल बायोइफेक्ट, ठीक है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन डिपेंड इस बात पे करती हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो अल्ट्रासाउंड का टिश्यू के साथ,
वही जो चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है। एक्सपोजर पैरामीटर्स आर ऑफन डिफरेंट, एक्सपोजर पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। थेरेप्यूटिक इंटेंसिटीज पल्स ड्यूरेशंस फार एक्सीड द डायग्नोस्टिक डिवाइसेस आउटपुट। थेरेप्यूटिक इंटेंसिटीज की ड्यूरेशन, पल्स और सारी चीज़ें जो है थेरेप्यूटिक की डायग्नोस्टिक से ज़्यादा होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑलमोस्ट 100% ऑफ फीटस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड रिसीव्स वन और मोर अल्ट्रासाउंड स्कैन्स। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर बच्चे ने कभी ना कभी कोई ना कोई अल्ट्रासाउंड जो है उसको फेस किया है। दिस कैन बेनिफिट्स आर डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, मशीन्स एंड सेंटर्स, ठीक है। रिस्क और बेनिफिट इस बात पर डिपेंड करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक खातून है जो प्रेग्नेंट है, वो अमेरिका में अल्ट्रासाउंड करा रही है, और एक खातून है जो वो पंजाब की किसी गांव में अल्ट्रासाउंड करा रही है, दोनों में फ़र्क है या नहीं है? है। पर वहाँ की मशीन में भी डिफरेंस होगा, वहाँ के एक्सपोजर रेट्स में भी डिफरेंस होगा, वहाँ का जो एक्सपर्टीज़ है करने वाला उसमें भी डिफरेंस होगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है वो इतने रिस्क्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो हमारा है, या भूटान है, या नेपाल है, या अफगानिस्तान है, ठीक है। मेजर सेंटर्स आर प्रेफरेबल फॉर बेटर ट्रेंड सोनोग्राफर्स एंड पावरफुल मशीन्स, नो लॉन्गर रिपीटेड स्कैन्स। मेजर सेंटर्स में जो क्या है कि बेटर जो ट्रेंड सोनोग्राफर्स हैं उनको रखा जाता है, बड़ी मशीन्स रखी जाती हैं, और रिपीटेड स्कैन्स को या लंबे लंबे स्कैन्स को नहीं किया जाता। लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने मरीजों को, बेचारों को घंटे घंटे भी मैंने जो है वो डॉक्टर के हत्थे चढ़े देखा है कि घंटा घंटा वो जान ही नहीं छोड़ते मरीजों की, ठीक है। तो आप लोगों को इतना आप लोगों को खुद भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और जब भी अपनी फैमिली में से भी किसी का अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो आपको सर पे खड़े होकर करवाना चाहिए, और डॉक्टर को इंडिकेट करना चाहिए भाई मिनिमल एक्सपोजर रखो पेशेंट का, ठीक है। Long-term adverse effect during pregnancy. Some reported fetal effects of ultrasound exposure: delayed speech, dyslexia, growth restriction and non-right-headedness. ठीक है, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो मैक्सिमम एक्सपोजर रेट से हो सकते हैं, बट अप टू डेट there is insufficient justification to conclude there is a causal relationship in diagnostic ultrasound and long-term adverse fetal effects. ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, क्या रिकमेंड करेंगे आप, ठीक है, कि क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड के लिए? नो रूटीन अल्ट्रासाउंड विद नो क्लियर इंडिकेशन फॉर यूज। आपको क्या इस बात का पता है कि क्या एक जो हाउस ऑफिसर है वो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता? क्या आप लोगों को इस बात का पता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्या हाउस ऑफिसर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? नो मैम नहीं नो। कर नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ना कहे कि भाई ये अल्ट्रासाउंड करो, तब तक आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करना। हमारे पास जब मैं सीएमएच में थी या पिम्स में थी या मेयो में थी, तो हमारे पास अगर अक्सर हाउस ऑफिसर्स प्रिस्क्राइब करके भेज देते थे, तो हम कहते थे कि जाओ जाके अपने कंसल्टेंट से, प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर से लिखवा के लो। हम नहीं करते थे। तो ये प्रैक्टिस जो है ये आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। यूजर्स शुड नो द एक्सपायर पैरामीटर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट दे एम्प्लॉय। यूजर्स को भी पता होना चाहिए, जस्ट लाइक आप में से कल कोई बच्चा अपनी मशीन ले लेता है और बैठ के अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर देता है, तो उसको एक्सपोजर पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि कौन से सेफ है और कौन से सेफ नहीं है। यूजर्स मस्ट नो हाउ टू अल्टर मशीन सेटिंग्स सो एज टू रिड्यूस एक्सपोजर। आप लोगों को मशीन में अल्ट्रेशन करनी भी आनी चाहिए, जैसे आपको अपने फ़ोन ऊपर नीचे अपडेट करने आते हैं, वैसे ही मशीन की सारी सेटिंग भी पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी चेक्ड रूटीनली टू मेंटेन द कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन एट अलारा एक्सपोजर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स को रूटीनली चेक करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब मशीन केयर में पढ़ा रही थी आपको। और अलारा प्रिंसिपल एज रीजनेबली एज लो, ठीक है, ये आपको प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करना चाहिए। For ultrasound scans for operator training, memorial pictures and videos of the fetus or research a lower threshold is recommended, ठीक है। अगर ऑपरेटर ट्रेनिंग, अल्ट्रासाउंड फॉर ऑपरेटर ट्रेनिंग क्या है, उसने पिक्चर्स सेव करनी है, वीडियोस बनानी है, या किसी रिसर्च पर्पस के लिए जो है वो फीटस की जो है वो वीडियोस को सेव कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि जो TI और MI है वो 0.5 से लेस होना चाहिए। इससे अगर वो ज़्यादा ऊपर गया तो वो फीटस के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ कलर डॉपलर मोड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एम्ब्रियो रूटीनली। जो पहले ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने का बच्चा है, उस पर कलर डॉपलर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं जिनको पता नहीं है
जो दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझते वो कलर डॉपलर यूज करते हैं बच्चों पे। एज दिस मोड हैज अ पोटेंशियल टू रिड्यूस सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइजेस, इस मोड में टेम्परेचर राइज होता है। इक्विस्टिक आउटपुट फ्रॉम बी मोड एम मोड इन 3D इमेजिंग इज सेफ ड्यूरिंग ऑल प्रेगनेंसी स्टेजेस इफ यूज्ड एज नीडेड। अगर आप ज़रूरत के मुताबिक बी मोड एम मोड और 3D इमेजिंग यूज करेंगे बाकी ट्राइमेस्टर्स में तो वो सेफ है, वरना वो सेफ नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस आई होप कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो है अल्ट्रासाउंड के बायो इफेक्ट्स पढ़ने के बाद जिन लोगों के दिमाग में ये था कि शायद अल्ट्रासाउंड तो बड़ी सेफ चीज़ है, ये है वो है, दिस आई थिंक कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो गई हैं। यस मैम। और कल को अगर आपके घर में से, आपकी फैमिली में से या कोई भी आपसे, आप कहीं अपने इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो आपने इन रूल्स को स्ट्रिक्टली जो है वो क्या करना है, इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है? ओके। आप लोगों में और जो क्या है, जो हमारे टेक्नीशियंस लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, या जो इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो है स्टाफ नहीं है, उसमें और आप में यही डिफरेंस है कि आप लोग उनसे ज़्यादा क्या हो, लिटरेट हो, आप लोगों के पास नॉलेज ज़्यादा है, आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा हो। समझ आइए? यस मैम। टुडे वी विल सी द आर्टिफैक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। आर्टिफैक्ट्स, किसी बच्चे को आर्टिफैक्ट का मतलब पता है क्या होता है? आर्टिफैक्ट वैसे अपनी आम जुबान में बता दो। क्या हो असरात एक तरह के, जैसे उसके मतलब उसके क्या होगा आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट को हम आर्टिफैक्ट क्यों कहें? आर्टिफैक्ट को आर्टिफैक्ट कहते क्यों हैं? मतलब आम जुबान में बता दो। मैम जैसे कोई एक्सरे करवाने जाते हैं, कोई इयरिंग्स या मेटल की कोई चीज़ पहनी होती है तो वो कहते हैं इससे उतार दें, वरना या फिर फिल्म है उस पे हैंड फिंगरप्रिंट्स वगैरह लग जाते हैं, ये आर्टिफैक्ट्स में आ जाता है। और मैम कोई भी मेटल नॉर्मल वगैरह चीज की। वगैरह जो होती है, ये बिल्कुल ये कौन सा बच्चा बोला कि किसी भी अबनॉर्मल चीज जो है, वो अबनॉर्मल चीज जो हम आएगी नॉर्मल से हट के, उसको हम आर्टिफैक्ट कहेंगे। अब अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में कितनी अबनॉर्मल चीजें आ रही हैं, वी विल सी टुडे द आर्टिफैक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की कितनी अबनॉर्मेलिटीज इमेजेस में आती हैं। ठीक है? आर्टिफैक्ट की डेफिनेशन देख लो। आर echoes that appear on the image but do not have a true correspondence to an anatomical structure। इस बात का ये मतलब है कि वो तस्वीर पे तो आ रही है भाई, ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्चुअल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उससे उसकी कोई क्रॉसपॉन्डेंस नहीं होती। जस्ट लाइक लीवर है मेरे पास, ठीक है, लीवर के साथ मुझे एक मैस नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मैस होता नहीं है। वो मैस क्यों नजर आ रहा है? वो आर्टिफैक्ट है। ठीक है? अब ये नजर कैसे आते हैं, हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है एनाटॉमिकल को और आर्टिफैक्ट को, हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है? व्हाट इज एन आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट, जिस बच्ची ने ये बोला था कि एक्सरेज में मेटल्स वगैरह की चीज़ें उतार देते हैं, सीटी की चीज़ें उतार देते हैं, उसने भी ठीक बताया था। एक और बच्ची का आंसर था, सबके ठीक थे, लेकिन बेस्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है? आर्टिफैक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी पार्ट ऑफ एन इमेज दैट डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सब्जेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड। ठीक है? मैं लीवर स्कैन कर रही हूँ और मुझे कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है? मेरी जो इवेल्युएशन है वो मेरी इवेल्युएशन है लीवर, मैंने लीवर को देखना है, लेकिन वहां पे कुछ और भी नजर आ रहा है, लेकिन उसका लीवर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आर्टिफैक्ट है। इन अल्ट्रासोनोग्राफी आर्टिफैक्ट्स में कॉज स्ट्रक्चर्स टू अपीयर इन एन इमेज that are not present anatomically or a structure that is present anatomically may be missing from the image। ये भी हो सकता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि जो चीज नजर आनी चाहिए वो ना वो नजर नहीं आ रही। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। Ultrasound artifacts may also show structures as present but incorrect in location, size and brightness। अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट हमें ये भी दिखाते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन उसकी लोकेशन, उसका साइज और उसकी ब्राइटनेस गलत बताते हैं।
अल्ट्रासाउंड इज प्रोन टू न्यूमरस इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स। अल्ट्रासाउंड जो है इसमें मल्टीपल किस्म के इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स आते हैं एंड दीज आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ये फेस करते हैं। आर्टिफैक्ट्स हैव द पोटेंशियल टू इंटरफेयर विद इमेज इंटरप्रिटेशन। आर्टिफैक्ट्स का पोटेंशियली इंटरफेयर करता है इमेज इंटरप्रिटेशन के साथ कि जो हमें एनाटॉमिकल इमेज नजर आ रही है उसमें हमें लाजमी कोई ना कोई आर्टिफैक्ट नजर आ रहा होगा। क्या अब आप लोगों को क्लियर हुआ है कि आर्टिफैक्ट्स अल्ट्रासाउंड के पढ़ना कितना जरूरी है? यस मैम। यस मैम। भाई आपको नॉर्मल में और अब नॉर्मल में तो फर्क पता होना चाहिए ना। नॉर्मल एनाटॉमी तो चलो मैं, रीजनल अल्ट्रासाउंड आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे ना। लेकिन मेरे बच्चे आपको Yes, ma'am. जब मैं अगर मैंने आपको जो है रीजनल अल्ट्रासाउंड पढ़ाया तो तब हम जो है वो सारी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उनमें अबनॉर्मेलिटीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि हमें नॉर्मल और अबनॉर्मल तस्वीर को तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ना। ठीक है, यस मैम। अब Yes, जैसे ma'am. 3 लड़कियों का ग्रुप खड़ा है, ठीक है, 3 लड़कियां बराबर लाइन में खड़ी हैं और उन्होंने एक अपनी चौथी दोस्त को कहा कि भाई तू आप ना हमारी जो है वो एक तस्वीर ले लो, ठीक है। लेकिन वो 3 जो दोस्तें हैं वो आपस में हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, तो एक दूसरी पे पहले का मतलब चेहरे आप लोगों के मिक्स हो गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गई और तस्वीर खींचने हो गई है। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी जो है वो मोमिना है और कौन सी जो है वो आरफा है। ऐसे होता है ना जब तस्वीरें ड्यूरिंग ब्लर आ मोशन आप जाती है। Yes, ब्लर आ ma'am. जाती है, आपको ब्लर। कुछ पता ही नहीं यस चल मैम। रहा होता कि कौन सी दोस्त मेरी, कौन सी दोस्त यहाँ पे खड़ी है और कौन सी दोस्त राइट पे और कौन सी लेफ्ट पे है। ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही Yes, चीजें ma'am. जब ऐसे ही चीजें ओवरलैप करेंगी तो क्या होंगे, आर्टिफैक्ट क्रिएट्स होंगे। ठीक है, ये एक आसान मिसाल थी। अल्ट्रासाउंड एक मिनट, अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले इक्विपमेंट रिलाइज ऑन फिजिकल assumptions टू असाइन द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच रिसीव्ड एको। अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं आपको पता होता है कि लीवर कहाँ पड़ा होना चाहिए, पेनक्रियाज कहाँ पड़ा होना चाहिए, स्प्लीन कहाँ पड़ी होनी चाहिए, इंटेस्टाइन्स कहाँ पड़ी होनी चाहिए, थायराइड कहाँ पड़े होने चाहिए। जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ एनाटॉमिकल नॉलेज होगा तो अल्ट्रासाउंड करोगे ना। यस ऐसे मैम। क्या क्या ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कर सकते हो? क्या कोई किसी नो लेमैन मैम। को ये पता है क्या मतलब आपका जो नॉन मेडिकल का जो बहन भाई आपका जो नॉन मेडिकल है जिसका सब्जेक्ट, क्या उसको पता है कि कहाँ पे लीवर पड़ा है, कहाँ पे स्प्लीन पड़ी है, कहाँ पे यूट्रस है, कहाँ पे ओवरी है, कहाँ पे प्रोस्टेट है? क्या किसी को पता है? नहीं पता ना। यस मैम। तो No. ये एक हमारे पास फिजिकल अजम्पशन होती है कि हमें पता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर ही पड़ा होना है। इस अजम्पशन की बेस पे हम क्या करते हैं, हम डायग्नोसिस बनाते हैं, हम स्कैन करते हैं और हम उस स्कैन में बताते हैं कि भाई फलां जगह मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है और उसमें ये अबनॉर्मेलिटी है। द echoes detected originated from within the main ultrasound beam। हम ये सोचते हैं कि हमने अगर लीवर पे प्रोब रखी है तो हमें लीवर ही नजर आना चाहिए। ठीक है, जो मेन बीम है वो लीवर पे गिरनी चाहिए और वही नजर आना चाहिए। एन एको रिटर्न्स टू द ट्रांसड्यूसर आफ्टर अ सिंगल रिफ्लेक्शन। हम ये सोचते हैं कि जैसे ही साउंड वेव गई और वो फौरन ही सिंगली रिफ्लेक्ट हो गई है। द डेप्थ ऑफ एन इमेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एन अल्ट्रासाउंड पल्स टू रिटर्न टू द ट्रांसड्यूसर एज एन एको। ठीक है, डेप्थ ऑफ इमेज क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है कि कितने टाइम में गई और कितने टाइम में वापस आई। स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमन टिश्यू इज कांस्टेंट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि स्पीड जो है, डेप्थ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट होती है। द साउंड बीम एंड इट्स echo travel is in a straight path. The acoustic energy in ultrasound field is uniformly attenuated। जब मैंने आपको एटेन्यूएशन पढ़ाई थी तो मैंने ये कहा था कि जो इक्विस्टिक एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, वो ऑब्जॉर्ब होती है और वो एटीन्यूट होती है। वो जिस हाल में हमें जाती है उसी हाल में वापस नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? यस मैम। In clinical sonography, these assumptions are often not maintained। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी हमने assumptions पढ़ ली इनको मेंटेन करना मुश्किल है। When this occur, echoes may be displayed earnestly and perceived as artifact। जब ये assumptions गलत होती हैं तो हमें क्या मिलता है, आर्टिफैक्ट मिलता है। आर्टिफैक्ट्स thus arise secondary to errors।
जब आर्टिफैक्ट आता है तो वहाँ एरर्स आते हैं। इनहेरेंट टू द अल्ट्रासाउंड बीम कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एको पाथ्स, वेलोसिटी एरर्स एंड एटेन्यूएशन एरर्स। ये सारे के सारे एरर्स, 4 एरर्स हमारे पास आएंगे तो आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले आर्टिफैक्ट एसोसिएटेड विद अल्ट्रासाउंड बीम कि वो कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट हैं जो बीम की वजह से बनते हैं। अब बीम कौन सी है? जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से निकली, गई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस आई, उसकी वजह से कौन से आर्टिफैक्ट हो सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। अब वो कौन से आर्टिफैक्ट हैं? दो, बीम विड्थ आर्टिफैक्ट, साइड लोब आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बीम विड्थ आर्टिफैक्ट तो बीम की विड्थ से, बीम की चौड़ाई से रिलेटेड है, और साइड लोब आर्टिफैक्ट क्या है कि जो साइड वाइज हमें साउंड वेव्स जा रही हैं या उनसे जो है वो रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद अल्ट्रासाउंड बीम कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप ये देखें, ये ट्रांसड्यूसर है। इस ट्रांसड्यूसर ने ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ है और इसने यहाँ से क्या किया, साउंड वेव्स निकाली। साउंड वेव्स निकाल के यहाँ पे चला गया, ये मेरा फोकल जोन है, यहाँ पे मुझे चाहे वो किडनी है, चाहे वो लीवर है या व्हाटएवर, मुझे वो निकला। लेकिन क्या हुआ, ये साउंड वेव्स आगे तो गई, लेकिन क्या हुआ, ये साइड पे भी थोड़ी निकली हैं। ठीक है, तो ये साइड लोब आर्टिफैक्ट आएगा, ये ग्रेटिंग लोब आर्टिफैक्ट आएगा। ये मेन बीम हमारे पास आगे क्या हुआ, फोकल जोन के बाद वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो जो डाइवर्ज हो के आगे जाएगी उसने भी आर्टिफैक्ट क्रिएट करने हैं। डायग्राम ऑफ एन अल्ट्रासाउंड बीम, द मेन अल्ट्रासाउंड बीम नैरोज as it approaches the focal zone and then diverges as a complex three-dimensional bow tie shape with additional off-axis low energy beams which are referred to as side lobes and grating lobes. यह मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग बीम थी जिसने बॉडी को क्रॉस करके आगे चली गई, लेकिन ये जो साइड वाइज हमारे पास निकल आई हैं ऑफ एक्सिस हमें जो एनर्जी बीम्स नजर आ रही हैं, इनमें इतनी पावर ही नहीं थी कि वो क्रॉस करें। ठीक है, अब डिस्टल बीम कौन सी है मेरे बच्चों? डिस्टल बीम ये है, और ये कौन सी बीम होगी? डिस्टल का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉक्सिमल। शाबाश 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 मेरे बच्चे, ये प्रॉक्सिमल बीम है और ये डिस्टल बीम है। ठीक है, द डिस्टल बीम में वाइडन बिहाइंड द एक्चुअल विड्थ ऑफ द ट्रांसड्यूसर। जो डिस्टल बीम है वो चौड़ी हो गई है, उसने वो विड्थ में बड़ी हो गई है। ठीक है, जितनी एक्चुअल से ज्यादा बड़ी हो गई है, ऐसे ही मैंने बताया ना पीछे इमेज में। A highly reflective object located within the widened beam beyond the margin of the transducer may generate detectable echoes. The ultrasound display assumes that these echoes originated from within the narrow imaging plane and display them as such. Clinically, beam width artifact may be recognized when structure that should be anechoic, such as the bladder, contain the peripheral echoes. अब हुआ क्या, इस सारी स्लाइड का ये मतलब है, अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। इस सारी का मतलब ये है, ये पड़ा हुआ है लीवर, फोकल जोन है मेरा लीवर, लीवर से आगे भी जो है वो बीम चली गई है। अब जो आगे जाएगी वो वापस तो आएगी ना, जो ट्रांसफर हो रही है वो वापस रिसीव तो होगी ना। अब मेरा ट्रांसड्यूसर और मेरी मशीन ये सोच रही है कि ये जो मुझे जो यहाँ से वापस आ रही है बीम, वो ये सोच रहा है कि वो भी फोकल जोन से आई है, लेकिन वो फोकल जोन से नहीं आती। वो कहाँ से आती है? वो जो मेन बीम का जो डिस्टल पार्ट है वहां से आ रही है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, फोकल जोन से जो आगे वाला रीजन चला जाएगा, जब वो आगे चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्लियर इमेज तो नहीं देगा। जब क्लियर इमेज नहीं देगा तो उसने क्या करना है, आर्टिफैक्ट क्रिएट करना है। अब वो आर्टिफैक्ट क्या है ये दोबारा से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ना इसकी एनाटॉमिकल दिखा दूं। ये देखो, ये आपको यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा सा जो है वो यूरिन नजर आ रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। ठीक है, इसमें अगर ये देखो तो ये क्या है, ये हमारे पास देखो, इसको पढ़ो क्या कह रहा है ये। urinary bladder filled bladder shows echoes in the expected anechoic urine. The focal zone is improperly set to shallow. अब क्या हुआ कि बहुत ही हल्के किस्म का फोकल जोन सेट किया गया था। जब वो फोकल जोन हल्के किस्म का सेट किया गया तो ये हमें क्या हुआ, हमें लगना शुरू हो गया कि यार ये तो यूरिनरी ब्लैडर में ये तो कोई मैस आ रहा है, ये तो एकोज आ रही हैं, ओहो यूरिनरी ब्लैडर में ना लाजमी कोई पॉलिप वगैरह डेवलप हो गया। लेकिन क्या हुआ कि जब फोकल जोन को दोबारा से सेट किया गया तो पता चला कि वो जो एकोज आ रही थी वो अब नॉर्मल आ रही थी।
ठीक है। Longitudinal ultrasound image obtained after adjustment of the focal zone and optimal placement of the transducer show resolution of the intravesical echoes. तो वो echoes खत्म हो गई हैं या नहीं हुई? हो गई है ना खत्म? यस मैम। तो आप लोगों को पता चला कि बीम विड्थ आर्टिफैक्ट में ये हुआ कि जब हमने अब इसका कंक्लूजन ध्यान से सुन लेना, बेशक रजिस्टर पे लिख भी लो। अब हुआ ये कि जब हमने बीम विड्थ आर्टिफैक्ट तब प्रोड्यूस हुआ जब हमने क्या किया, फोकल जोन सेट नहीं किया, उसको टू शैलो या टू डीप कर दिया। तो क्या हुआ, शैलो का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा हमने ऊपर रख दिया, ठीक है। तो फोकल जोन जब सही सेट नहीं होगा तो बीम विड्थ जो है वो डिस्टली हमें एबनॉर्मल एक्कोस, जो एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस देगी, उन एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस ने नॉर्मल टिश्यू पे क्या करना है, एक्कोस क्रिएट करनी है। एक्कोस क्रिएट करके हमें एबनॉर्मल इमेज देनी है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो, the ultrasound image localization software assumes an imaging plane as indicated by the dotted line. अब क्या हुआ कि अल्ट्रासाउंड ने ये assume कर लिया था कि ये एक जो डॉटेड लाइन है और ये एक जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है, मैंने इसी के अंदर रहना है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से तो आके बीम डाइवर्ज हो गई ना, बीम डाइवर्ज हो गई तो ये वाला जो टिश्यू है ये भी अंदर आना शुरू हो गया बीम के अंदर। तो इसने जो वापस एक्कोस तो वापस भेजनी है ना, जब वापस एक्कोस भेजेगा तो क्या होगा, echoes generated by the object located in the peripheral field gray circle, ये जो gray circle है, are displayed as overlapping the object of interest। तो क्या हुआ कि इसकी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो नॉर्मल मेरे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भी पड़ेंगी, तो उस एरिया को वो क्या कर देगा, गंदा कर देगा, ठीक है। If this artifact is recognized during scanning, image quality may be improved by adjusting the focal zone to the level of interest and by placing the transducer at the center of the object of interest। अगर आप लोगों को इस तरह की abnormalities नजर आए तो आपने फोकल जोन को सेट करना है। फोकल जोन को सेट करके जिस एरिया की आपको इमेज चाहिए आपने ट्रांसड्यूसर उसके सेंटर में रख देना है। बीम विड्थ आर्टिफैक्ट क्लियर हो गया है कि क्या है? यस मैम। शुक्र है। किसी का कोई क्वेश्चन? जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, जिस बच्ची को समझ में नहीं आया वो अपना हैंड रेज करे। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े? यस मैम, लास्ट वाला पढ़ा। सिर्फ लास्ट वाला? सिर्फ लास्ट वाला? जिन लोगों ने सारे लेक्चर पढ़ लिए हैं वो अपना हैंड रेज करें जरा, जिन लोगों ने प्रिपेयर कर लिए हैं। मैम पढ़े हैं बट इतने नहीं अच्छी तरह कि मतलब कह दे कि बहुत बेटा अच्छे मैं प्रिपेयर अब कर आपको लिए। मैं आप लोगों को अब एक बात बताऊं, अब मैंने ना आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं कहना, क्योंकि असेसमेंट प्लान जो है ना वो टोटली हम पे है कि हमने कैसे डिजाइन करना है। और मेरे बच्चों, मैंने वाइवा लेना है आप लोगों से, और वाइवा में जो बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा पास वही होगा, ये मैं पहले बता दूं। तो तो इसलिए इंशाल्लाह अब मैम वाइवा दे तो देंगे। तो अब आप लोग बेशक पढ़ो ना पढ़ो जो मर्जी करो, अब मैंने आप लोगों को कुछ नहीं कहना। मैम हमने मैम साथ एक एक करके कर रहे हैं साथ कवर सारा। पहले से चले लेके एंड तक क्वेश्चन अच्छी तरह तो नहीं याद रहता। बेटा पढ़ना पड़ता है, मैम पढ़ोगे तो साथ के याद। पढ़े हैं। चलो चलो हम देखते हैं। बीम विड्थ आर्टिफैक्ट का एक पार्ट हमें पता चल गया। सेकंड पार्ट इज साइड लोब आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब साइड लोब आर्टिफैक्ट क्या है? Side lobes are multiple beams of low amplitude ultrasound energy that project radially from the main beam axis। मेन बीम एक्सिस के साथ जो लो एम्पलीट्यूड अल्ट्रासाउंड थे वो निकल गए, तो वो क्या हो गए? साइड लोब आर्टिफैक्ट हो गए। अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, वी विल गो बैक टू द इमेज। ये देखो मेरे बच्चे, ये स्ट्रॉन्ग बीम थी, इसने बॉडी को क्रॉस किया, ये बॉडी के अंदर चली गई। ये साइड लोब थी, ट्रांसफर हुई है ये, लेकिन वापस रिसीव तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसमिट हो गई है लेकिन रिसीव नहीं होगी। बेशक उसका एम्पलीट्यूड इतना हाई नहीं है, उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन गई है तो वापस तो ट्रांसड्यूसर के पास आएगी ना। यस मैम आएगी। यस जब वो मैम।
जब वो आएगी तो वो क्या करेगी वो हम देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि वो जनरेट होती है रेडियल एक्सपेंशन से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से। साउंड रिफ्लेक्टर्स प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ दीज लो एनर्जी ऑफ एक्सिस बीम में क्रिएट एकोस डिटेक्टेबल बाय द ट्रांसड्यूसर। वो एकोस क्रिएट करेगी जो ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट कर लेगा। दीज एकोस विल बी डिस्प्लेड एज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द मेन बीम इन द साइड लोब आर्टिफैक्ट। वो एकोस ऐसे ही डिस्प्ले होंगी कि जैसे वो मेन बीम से आई हैं। एज विद बीम विड्थ आर्टिफैक्ट दिस फिनोमिना इज मोस्ट लाइकली टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सट्रानिशियस एकोस प्रेजेंट विद एन एक्सपेक्टेड एनोकोइक स्ट्रक्चर सच एज द ब्लैडर। वही बात है कि ये ऐसी एकोस आएंगी जैसी हमने पीछे ब्लैडर में देखी हैं। ठीक है, diagram shows multiple beam of axis lobe ultrasound energy encountering an object black circle. ठीक है, the display assumes that echoes returning from this off-axis object came from the main beam and misplaces and duplicates the structure. क्या हुआ कि ये अल्ट्रासाउंड की बीम थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो साइड वाइज जो साउंड निकली थी उसने इस ब्लैक सर्कल को भी कवर कर लिया। तो इस ब्लैक सर्कल ने जो वापस एकोस भेजी हैं उन एकोस ने क्या किया, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। ओवरलैपिंग होगी तो इमेज खराब आएगी। ठीक है, अब बेटा एक सेकेंड, आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद मल्टीपल एकोस। अब जो आर्टिफैक्ट्स एसोसिएट हो गए हैं मल्टीपल एकोस के साथ वो कौन से आर्टिफैक्ट हैं? रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट, मिरर इमेज आर्टिफैक्ट। अब जो कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट है ये मैं पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, शायद ऐसे ही है। बेटा पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट खोल के दिखाया था लीवर में और गॉल ब्लैडर में, किसको याद है? इतनी खामोशी क्यों है भाई? मैम नहीं। बेटा मुझे याद है, रिकॉर्डिंग खोल के मैं बता दूंगी, इसका मतलब है आप सब लोग सोए हुए होते हैं। पिछले लेक्चर में नहीं बताया? पिछले लेक्चर में नहीं बताया, उससे शायद पिछले लेक्चर में बताया था। मैम दोबारा बता देंगे। नहीं बताऊंगी, आप खुद पढ़ना। ओके ठीक है, और मैं पूछूंगी भी। चले ठीक हो गया, ठीक है। Reverberation artifact ultrasound assumes that an echo returns to the transducer after a single reflection, that the depth of an object is related to the time for this round trip. ठीक है, अल्ट्रासाउंड ये एज्यूम करता है कि एक एको ट्रांसड्यूसर की तरफ से गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ठीक है, एज्यूम ये करता है अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसड्यूसर है। लेकिन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ टू पैरेलल हाईली रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस the echo generated from a primary ultrasound beam may be repeatedly reflected back and forth before returning to the transducer for detection. लेकिन होता क्या है कि जब दो एक तरह के हाईली रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर्स पड़े हुए, मैं आप लोगों को आप लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लें, मैं आप लोगों को वीडियो ऑन करके थोड़ा इसका बेहतरीन समझाने की कोशिश करती हूँ। अब होता क्या है, इन द प्रेजेंस of two highly parallel reflective surfaces, दो highly parallel reflective surfaces हैं। अगर आप बनाओ कि ये जो है ये गॉल ब्लैडर का जो है एरिया है, एज्यूम कर लो अब गॉल ब्लैडर का ये एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टोन पड़ा हुआ होना है। अब जो स्टोन पड़ा हुआ होगा उसने भी हाई रिफ्लेक्शन देनी है, और जो गॉल ब्लैडर की वॉल सर्फेसिस हैं उन्होंने भी जो है वो एको को वापस भेजना है, रिफ्लेक्शन भेजनी है। लेकिन होगा क्या कि अब हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि साउंड जो है वो टकराई और वापस आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वहाँ पे गॉल ब्लैडर की वॉल्स भी होंगी वो भी रिफ्लेक्टिव होंगी, जो है वहाँ पे स्टोन होगा वो भी रिफ्लेक्टिव होगा। तो क्या होगा कि एक बीम वापस अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में रिसीव होने से पहले वो क्या करेगी, वो दोनों के साथ टकराएगी, वो टकरा के फिर वापस आएगी। तो उसने क्या करना है, उसने तो फिर कुछ ना कुछ खराबा करना है कि नहीं करना? यस मैम। तो यही हुआ कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है, when this occurs multiple echoes are recorded and
and displayed. The echo that returns to the transducer after a single reflection will be displayed in the proper location. जो एक ही बार जाके ट्रांसफ़र होके वापस आ जाती है प्रॉपर लोकेशन में, वो हमें प्रॉपर लोकेशन देती है। लेकिन इस तरह की जो साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ टकरा के आती हैं, उन्होंने हमें इमेज ख़राब बतानी होती है। द सीक्वेंशियल echoes will take longer to return to the transducer, and the ultrasound processor will endlessly place the delayed echoes at an increased distance from the transducer। ठीक है, तो क्या होगा कि एरर आएगा। एट इमेजिंग दिस इज सीन एज मल्टीपल इक्विडिस्टेंटली स्पेस्ड लीनियर रिफ्लेक्शंस एंड आर रेफर टू एज रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अब हमें रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट नज़र कैसा आएगा, तो वो हम अभी देखते हैं कि रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट वो नज़र कैसा आता है। ये देखें, ये डायग्राम ये बता रही है, डायग्राम शोज अल्ट्रासाउंड echoes being repeatedly reflected back to highly reflective interfaces। आपको ये बताया जा रहा है कि ये ट्रांसड्यूसर है, ये अल्ट्रासाउंड को ट्रांसफर कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, रिसीव कर रहा है। लेकिन होता क्या है, द डिस्प्ले शोज मल्टीपल इक्वली स्पेस्ड सिग्नल एक्सटेंडिंग इनटू द डीप फील्ड। लेकिन जब वो डीप फील्ड में चले जाते हैं तो वो हमें इस किस्म का लेडर लाइक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, transverse image obtained over a palpable mass in a new net shows reverberation artifact। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ है रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट? यस मैम। क्या ये अबनॉर्मेलिटी है या नहीं है, उसकी निस्बत अगर आप यस इस मैम तरफ है। देखें तो आपको कोई भी इस किस्म की अबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आएगी। ठीक है, अगेन जो है वो रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट अपीयरेंस मल्टीपल इक्विडिस्टेंटली स्पेस्ड लीनियर रिफ्लेक्शंस, जो मल्टीपल स्पेस्ड हमारे पास लीनियर रिफ्लेक्शंस आएंगी। फिजिक्स अब इसकी होती किस वजह से है, जो पैरेलल पड़ी हुई है हाईली रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस, उस वजह से। द echoes generated from a primary ultrasound beam may be repeatedly reflected back and forth before returning to the transducer for detection। अब इसमें हमारे पास हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, टाइम गेन कंपनसेशन नियर इन द नियर गेन। ठीक है, हमने टाइम गेन कंपनसेशन को कम से कम कर देना है। ज़्यादा करेंगे तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो ज़्यादा देर से जाएंगी और देर से वापस आएंगी ना, लेकिन अगर हम उसको डिक्रीज कर देंगे तो जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास है कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ रिवर्बरेशन, ये एक फॉर्म है रिवर्बरेशन की। इन दिस आर्टिफैक्ट द टू रिफ्लेक्टिव इंटरफेसेस एंड द सीक्वेंशियल echoes आर क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, इसमें दो रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस जो हैं वो क्या हैं, क्लोज पड़ी हुई हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं। On the display, the sequential echoes may be so close together that individual signals are not perceivable। इतनी क्लोज हैं दो चीज़ें कि हमें उन दोनों का इंडिविजुअल सिग्नल लेना मुश्किल आ रहा है, उसमें मुश्किल पेश आ रही है। समझ आ गई है? यस मैम। In addition, the later echoes may have decreased amplitude secondary to attenuation। This decreased amplitude is displaced as decreased width। अब होता क्या है, क्या मैंने अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर जो है वो रखा इस जगह पे रखा कि किडनी भी नजर आए और लीवर भी नजर आए, लेकिन क्या हुआ कि वो दोनों इतनी ज़्यादा क्लोज हो गई हैं, वो दोनों चीज़ें इतनी क्लोज हो गई हैं कि जो बाद में आने वाली हैं वो डिफरेंट हैं, जो पहले आने वाली हैं वो डिफरेंट मुझे इमेज दे रही हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो है वो आर्टिफैक्ट आया। लेकिन आर्टिफैक्ट कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट में और रिवर्बरेशन में ये इफेक्ट है कि एक ट्रायंगुलर टेपर्ड शेप है और लेडर लाइक है। ठीक है, रिवर्बरेशन लेडर लाइक है। अगर आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी इमेज दिखाया था गॉल ब्लैडर का, आप लोगों को याद नहीं है। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है गॉल ब्लैडर का, शोज कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट एरो caused by cholesterol crystals in Rokitansky Askov sciences। This finding is diagnostic of adenomyomatosis। Shadowing gallstones are also identified। उसमें मुझे ये बता रहा है, ये लीवर की लेफ्ट लोब है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर की वॉल है। गॉल ब्लैडर की वॉल में क्या हुआ कि उसकी जो दो तीन आपस में लेयर्स थे वो आपस में जुड़ गई। उनके जुड़ने से क्या हुआ, अब आप लोग मेरा जो है पॉइंट वो ध्यान से सुने। गॉल ब्लैडर की जो वॉल है, वॉल जुड़ने से उसमें छोटे छोटे से डॉट्स, ठीक है, आगे वो डॉट्स इतने ज़्यादा साथ जुड़े हुए हैं कि उनकी अकेले का सिग्नल रिसीव करना मुश्किल है।
जब वो अकेले का सिग्नल रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा तो वो मुझे इस किस्म की एक प्रेजेंटेशन देंगे। इस प्रेजेंटेशन से मैं ये डायग्नोसिस बनाऊंगी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एडिनोमायोमेटोसिस हुई है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को एंडोमेट्रियोसिस का पता है कि क्या होती है? मेरे बच्चों, एंडोमेट्रियोसिस का पता है कि क्या होती है? नो मैम। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को मारूं पकड़ के, पैथोलॉजी नहीं पढ़ी क्या? नो मैम मैम, वो हमने भी नहीं पढ़ी, वो नो 5th मैम। सेमेस्टर में। अभी नहीं पढ़ी। बेसिकली ये होता है कि जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियल के सेल्स जो हैं वो दूसरे सेल्स के साथ मिलके कहीं पे लीवर में चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं, या बॉडी में किसी भी जगह चले जाते हैं। इसी तरह एडिनोमायोमेटोसिस क्या है कि जो अब नॉर्मल पैसेज एक दूसरे के साथ लेयर्स बना देती हैं, वो इतने क्लोजली, इतने टाइटेंड होते हैं कि वो हमें सिंगल नज़र नहीं आते और हमें वो इस किस्म के एक आर्टिफैक्ट के तौर पे नज़र आते हैं, और उस आर्टिफैक्ट से हम क्या कर लेते हैं, डायग्नोसिस बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है रिंग डाउन आर्टिफैक्ट। ठीक है, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट हैज बीन थॉट टू बी अ वेरिएंट ऑफ कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। हमारे पास रिवर्बरेशन जो आर्टिफैक्ट था, हम लोग ये कहते थे कि वो कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट और रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट एक ही है। फिर हमारे पास क्या हुआ, रिंग डाउन आ गया। तो रिंग डाउन को हमने किसकी फॉर्मेशन बताई, कॉमेट की बताई। ठीक है, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट हैज बीन थॉट टू बी अ वेरिएंट ऑफ कॉमेट टेल। दिस assumption was based on the often similar appearances of two artifacts। ठीक है, ये इस वजह से हमने कहा क्योंकि दोनों की अपीयरेंस जो है वो एक जैसी है, लेकिन रिवर्बरेशन की डिफरेंट है। ठीक है, ring down artifact transmitted ultrasound energy causes resonant vibrations within the fluid trapped between a tetrahedron of air bubbles. These vibrations create a continuous sound wave that is transmitted back to the transducer. This phenomena is displayed as a line, a series of parallel bands extending posterior to a gas collection. Despite the similar sonographic appearance, these two artifacts have separate mechanisms. ये कहते तो हम हैं कि ये कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट की ही टाइप है, लेकिन ये दोनों के जो है मैकेनिज्म्स वो डिफरेंट हैं। अगर आप ये इमेज देखें, ये ट्रांसड्यूसर बेसिकली रखा हुआ है हमने। डायग्राम shows that main ultrasound beam encountering a ring of bubbles with fluid trapped is centrally। हमारे पास ये जो है ये रिंग ऑफ बबल्स है और इनके अंदर फ्लूइड इन ट्रैप हुआ हुआ है। Vibrations from the pocket of fluid causes a continuous source of sound energy that is transmitted back to the transducer for detection। अब हुआ ये है कि इन चारों के चारों बबल्स में से जब एनर्जी बेटा ये क्या, आपके पाँव से नीचे गिरी और उसके बाद मैंने नहीं ली। बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है? यस मैम। सारा जो एनर्जी इन चारों बबल्स में होगी, वो एनर्जी जब वापस ट्रांसड्यूसर तक जाएगी तो वो एक बल्क में वापस जाएगी ना, कि एक सिग्नल जाएगा या बल्क ऑफ सिग्नल्स जाएंगे, बल्क ऑफ जाएंगे ना। हाँ, यस जब वो बल्क ऑफ जाएंगे तो वो बल्क इस किस्म का शेडो क्रिएट करेगा। दिस इज बेसिकली व्हाट रिंग डाउन आर्टिफैक्ट। ठीक है, दिस डिस्प्ले शोज अ ब्राइट रिफ्लेक्टर विद एन ecogenic लाइन एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली। ठीक है, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ द गॉल ब्लैडर शो एयर एंड फ्लूइड इन द ड्यूडेनम काज रिंग डाउन आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये पेशेंट को हमने लेफ्ट साइड पे लटा के हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया। उस अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें क्या हुआ कि यहाँ पे गैस बबल्स जमा हुए। गैस बबल्स जमा होने के बाद हमें इस किस्म का जो है वो आर्टिफैक्ट आया। दिस इज नोन एज रिंग डाउन आर्टिफैक्ट। ठीक है, फर्दर इमेजेस में अगर आप देखें तो ये आपको अल्ट्रासाउंड ये जो है गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है, और गॉल ब्लैडर के साथ ड्यूडेनम होती है बेसिकली। तो ड्यूडेनम में क्या है, गैस बबल्स हैं, और उन्होंने हमें इस किस्म का रिंग डाउन आर्टिफैक्ट दिया। अगर आप इस तरफ भी देखें तो यहाँ पे भी आपको रिंग डाउन आर्टिफैक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, पैरेलल बैंड्स एक्सटेंडिंग पोस्टीरियर टू द गैस कलेक्शन, और यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट आया और इसकी वजह से आपने क्या एज्यूम किया कि यहाँ पे गैस कलेक्शन है बेसिकली। क्लियर है? यस मैम। मैम जो हमने एकॉस्टिक शैडोइंग पढ़ा था उसमें भी तो वो शैडो क्रिएट कर रहा था। मेरे बच्चे अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं उसी तरफ आ रही हूँ। ठीक है, ओके। हम शेडोइंग देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि वो शेडोइंग होती क्यों है। मिरर इमेज आर्टिफैक्ट्स आर आल्सो जनरेटेड बाय द फॉल्स असम्पशंस। ये भी फॉल्स असम्पशंस की वजह से, वो फॉल्स असम्पशंस किसकी हैं, एको की फॉल्स असम्पशंस। ठीक है, एको की द असम्पशंस बिटवीन द एको एंड ट्रांसड्यूसर। जो एको गलत इंफॉर्मेशन लेके आती है और जो ट्रांसड्यूसर गलत इंफॉर्मेशन
एज्यूम करता है इन दिस सिनेरियो द प्राइमरी बीम इनकाउंटर्स अ हाईली रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, ठीक है। प्राइमरी बीम जो है वो हाईली रिफ्लेक्टेड इंटरफेस के साथ इनकाउंटर करती हैं। द रिफ्लेक्टेड echoes then encounter the back side of a structure and are reflected back toward the reflective interface before being reflected and a transducer for detection. This display shows a duplicated structure equidistant but deep to the strongly reflective interface. इसमें होता क्या है कि एको ने ये समझा कि ट्रांसड्यूसर ने ये समझा कि मैं एको भेजूंगा और वो एको एज इट इज़ वापस आएगी, लेकिन उसने दोबारा से उसको डुप्लीकेट स्ट्रक्चर दिखाना शुरू कर दिया, दोबारा से गलत तस्वीर दिखाना शुरू कर दी। In clinical imaging, this duplicated structure is commonly identified at the level of diaphragm. हम इसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायाफ्राम के लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विद अ प्लूरल एयर इंटरफेस एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर एट दिस लोकेशन द आर्टिफैक्ट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड एज हेपेटिक पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन द एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ लंग। आप इसको छोड़ें, आप इस इमेज पे आ जाएं। अब मेरे बच्चों बताओ, कुछ समझ आ रही है इस इमेज को देख के कि हमें डुप्लीकेट स्ट्रक्चर कहाँ नजर आ रहा है? समझ आ रही है कि डुप्लीकेट स्ट्रक्चर कहाँ नजर आ रहा है? मैम ये डायफ्राम के ऊपर और नीचे ये दो शेडोज हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि मुझे मेरे पास ये लीवर की इमेज है, ये डायाफ्राम है, ठीक है। और डायाफ्राम यहाँ पे लीवर में कोई मैस पड़ा हुआ है और इसने मुझे यहाँ पे क्या दिखाना शुरू कर दिया, डुप्लीकेट इमेज दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल अल्ट्रासाउंड इमेज ऑब्टेन एट द लेवल ऑफ राइट हेपेटिक लोब shows an echogenic lesion in the right hepatic lobe cursors and a duplicated echogenic lesion equidistant from the diaphragm overlying the expected location of the lung parenchyma। और अगर यहाँ पे ये ना होता, ये अगर यहाँ पे ये मैस ना होता तो इसने मुझे यहाँ पे लीवर दिखाना शुरू कर देना था, ठीक है। ये इसको मिरर इमेज आर्टिफैक्ट कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद वेलोसिटी एरर्स, ठीक है। हमने बीम विड्थ के साथ जो आर्टिफैक्ट आते हैं हमने वो देखे, हमने मल्टीपल एकोज के साथ जो आर्टिफैक्ट एसोसिएट होते हैं हमने वो देखे। अब हमारे वो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं जो हमने वेलोसिटी एरर्स के साथ देखने हैं। अब वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसको स्पीड ऑफ साउंड वेव है, हमने उसके साथ कौन से स्पीड के साथ बेसिकली कौन से आर्टिफैक्ट एसोसिएटेड है हमने वो देखने हैं। स्पीड डिस्प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट, रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट, ठीक है, ये दो आर्टिफैक्ट्स हैं। Speed displacement artifact, the speed of sound within a material is dependent on its density and elastic properties. Speed of sound किस पे dependent है, density पे और elastic properties पे। Ultrasound image processing assumes a constant speed of sound in human tissue of 1540 meter per second. In clinical sonography, the ultrasound beam may encounter a variety of materials such as air, fluid, fat, soft tissues, and bone. The velocity of sound in these materials is listed in the table. ठीक है, किस चीज में कितनी स्पीड ऑफ लाइट होनी, स्पीड ऑफ साउंड होनी चाहिए, ये सारी मेंशन है, ठीक है। Then sound travels through material with a velocity significantly slower than the assumed. जब साउंड वेव कम वेलोसिटी के साथ किसी जगह से ट्रांसफर होती है जितनी कि हमने एज्यूम की हुई है, द रिटर्निंग एको विल टेक लॉन्गर टू रिटर्न। तो क्या होगा कि जो रिटर्निंग एको है वो भी ज्यादा टाइम लेगी वापस आने के लिए। द इमेज प्रोसेसर एज्यूम्स दैट, इमेज प्रोसेसर ये एज्यूम कर लेता है कि जो लेंथ ऑफ टाइम फॉर अ सिग्नल राउंड ट्रिप ऑफ एन एको इज रिलेटिवली ओनली टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एको। तो हमारा जो इमेज प्रोसेसर है उसके पास भी तो गलत इंफॉर्मेशन जाती है ना। द एकोज आर दस डिस्प्ले डीपर ऑन द इमेज देन दे आर रियली this is referred to as speed displacement artifact. In clinical imaging, it is often recognized when the ultrasound beam encounters an area of focal fat, ठीक है। तो वो जो एरिया है हमारे पास वो फोकल फैट की किस्म का आएगा हमें नजर। अगर आप ये देखें, सॉरी, हाँ, अगर आप ये देखें, ये लीवर है हमारे पास, transverse image of the liver and close-up detail image show that interface between the liver and the diaphragm arrow is discontinuous and focally displayed. This appearance may be explained by areas of focal fat within the liver. अब हुआ क्या कि जितनी मैंने assume की थी velocity के 1540 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से साउंड वेव जाएगी और वापस आ जाएगी, तो क्या होगा कि उस स्पीड से जब स्पीड ऑफ साउंड नहीं गई तो वो ज़्यादा टाइम लेके गई और ज़्यादा टाइम लेके वापस आई, तो उसने क्या करवा दिया, यहाँ पे अबनॉर्मैलिटीज काज करवा दी। अगर आप लीवर में देखें तो लीवर की सरफेस भी अबनॉर्मल आ रही है। अब तो इमेज प्रोसेस होके तो हमें यही दिखाएगा ना कि लीवर में अबनॉर्मैलिटी है, लेकिन बेसिकली वो लीवर में अबनॉर्मैलिटी नहीं होती, वो बीम की अबनॉर्मैलिटी है, वो बीम की स्पीड की वजह से अबनॉर्मैलिटी है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
सिर्फ एक आवाज। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम क्लियर है। यस मैम। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यस मैम। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर साथ साथ मेमोराइज ना किया, साथ साथ आप लोगों ने इसको समझ के ना पढ़ा, आप लोग फेल हो जाएंगे इस लेक्चर में। इस लेक्चर को मेमोराइज करने में आप फेल हो जाएंगे, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव की वजह से जो आर्टिफैक्ट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्पीड डिस्प्लेसमेंट आर्टिफैक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट। A change in velocity of the ultrasound beam as it travels through two adjacent tissues with different density and elastic properties may produce a refraction artifact. अब हुआ क्या कि दो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए थे इकट्ठे, उनके बीच से जो है अल्ट्रासाउंड बीम गई, जब जाएगी तो वो अलग डेंसिटी और अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ दोनों से पास होगी। दोनों से पास होने के बाद तो जो वो हमें इमेज देगी वो क्या काज कराएगा? रिफ्रैक्शन आर्टिफैक्ट काज कराएगा। In refraction, non-perpendicular incident ultrasound energy encounters an interface between two materials with different speeds of sound. When this occurs, the incident ultrasound beam changes direction. The degree of this change in direction is dependent on both of the angle of incident ultrasound beam and difference in velocity between two media. The relationship is described by Snell's law. अब हुआ क्या कि जब दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास पड़े हुए थे उनमें से जब जाएगी तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको डे फर्स्ट ये चीज़ बताई थी कि हर जो ऑर्गन है वो अल्ट्रासाउंड बीम को अपने अकॉर्डिंगली ट्रीट करता है कि वो कितना डेंस है, उसमें उसके अपने टिश्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसको कर रहा है ना, डील कर रहा है। तो जब ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं किडनी और लीवर की एग्जांपल लेते हैं, तो किडनी और लीवर दोनों में जो है वो साउंड वेव्स जा रही हैं, ठीक है, इकट्ठे जा रही हैं। तो क्या जब वो वापस आएंगी तो वो सेम होंगी? इज इट पॉसिबल कि वो दोनों से एक जैसी वापस आए? नो। हाँ, तो उनको जो है ये बेसिकली जो स्नेल्स लॉ है ये बेसिकली मशीन में ही उस एक पूरी सेटिंग होती है जिसने हमें इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके बताना होता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद एटीन्यूएशन एरर्स। अब आ जाते हैं हम शेडोइंग की तरफ, इंक्रीज्ड थ्रू ट्रांसमिशन की तरफ। जिस बच्ची का ये सवाल था कि शेडोइंग हमने पढ़ा था, तो मेरे बच्चे जो शेडोइंग है वो बेसिकली एसोसिएटेड है एटीन्यूएशन एरर के साथ, ठीक है। When the ultrasound beam encounters a strongly attenuating or highly reflective structure, the amplitude of the beam distal to its structure is diminished. ठीक है, जब हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस के साथ अल्ट्रासाउंड बीम मिलेगी तो क्या होगा? डिस्टल सिग्नल खत्म हो जाएगा, डिस्टल सिग्नल की ताकत ही खत्म हो जाएगी। द एकोज रिटर्निंग फ्रॉम स्ट्रक्चर्स बिहाइंड द हाईली एटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर्स, जो एकोज वापस आ रही हैं हाईली एटेन्यूएशन सरफेस से, वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। इन क्लिनिकल इमेजिंग दिस फिनोमिना इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डार्क और हाइपोइक बैंड नोन एज शैडो डीप टू अ हाईली एटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टोन है गॉल ब्लैडर में, लीवर नजर आ रहा है, स्टोन ने क्या किया? शेडो क्रिएट किया। उस शेडो क्रिएट करने को हमने क्या किया? अपने डायग्नोसिस की वजह बना दिया। समझ आ गई? डार्क और हाइपोइक बैंड डीप टू अ हाईली एटेन्यूएटिंग स्ट्रक्चर, क्लीन शेडोइंग, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बीम encounters a tissue that attenuates sound to a greater or lesser extent then in the surrounding tissue. The strength of the beam distal to this structure will be either weaker or stronger than in the surrounding field. Occurs calcified lesions, dense tumors, prevention, image structure in different angles. हम इससे बच कैसे सकते हैं कि जब हमने डिफरेंट एंगल्स से दोबारा बार बार इसको स्टडी करेंगे तो हम इससे बच जाएंगे। डर्टी शेडोइंग भी होती है, लो लेवल एक्कोज जो काज करवाती हैं। सिंगल स्टोन था, उसने डर्टी शेडोइंग काज नहीं कराई, मल्टीपल स्टोन्स होंगे तो उन्होंने डर्टी शेडोइंग काज करानी है, ठीक है। बस हम लोग ये 2 स्लाइड्स कवर करेंगे, 40 तक करेंगे, ठीक है। इंक्रीज ट्रू ट्रांसमिशन इन्हांसमेंट, ठीक है। अब है इन्हांसमेंट, वो थी शेडोइंग। शेडोइंग इज समथिंग एल्स, इन्हांसमेंट इज समथिंग एल्स, ठीक है। हाइपर इकोइक एरिया बिहाइंड अ स्ट्रक्चर, मेरे पास शेडो जो था वो हाइपो था या एनेकोइक था, लेकिन मेरे पास जो थ्रू ट्रांसमिशन है वो हाइपर है। अगर ये देखो तो ये हाइपर है, अगर ये सारा एरिया देखो तो ये हाइपर आ रहा है, ठीक है।
फ्लूइड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स एटीन्यूएट द साउंड मच लेस देन सॉलिड स्ट्रक्चर्स। इसकी वजह क्या है कि जो फ्लूइड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स है वो साउंड वेव की इंटेंसिटी इतनी कम नहीं करते, वो क्या करते हैं कि उसको एटीन्यूएट इतना ज़्यादा नहीं करते बिहाइंड द फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स एंड ओकेजनली बिहाइंड solid liens that attenuate sound less than surrounding tissue fibroadenoma prevention reduced with spatial compounding different direction। क्या है कि ये मोस्ट लाइकली जो है वो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स के साथ अपीयर होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो फ्लूइड है वो साउंड को बहुत ज़्यादा एटीन्यूएट नहीं करता। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर जो है वो शेडोइंग काज कराता है, और जो है वीक एटीन्यूएटर वो क्या काज कराता है, इन्हांसमेंट। ये अपने साथ लिख लिया करो। Diaphragm shows the ultrasound beam encountering a strongly attenuating material. The echoes received from the points distal to this material are significantly lower in intensity than echoes received from a similar depth. Longitudinal ultrasound of the gallbladder shows shadowing arrow posterior to the gallstones. ये मेरे पास जो पीछे मैंने आपको इमेज दिखाई थी उसमें एक स्टोन था, इसमें मल्टीपल स्टोन्स है और इसमें शेडोइंग भी ज़्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर है। इसकी निस्बत अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे स्टोन्स ना होते तो यहाँ पे क्या होनी थी, इन्हांसमेंट होनी थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यस मैम। मैम ये जो आपने स्ट्रॉन्गर इन्हांसमेंट का बताया वो दोबारा बता दें। मेरे बच्चे ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एटीन्यूएटर है, ये वीक एटीन्यूएटर है। मैंने आपसे ये कहा था कि हम इसको नहीं पढ़ते लेकिन हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। Increased true transmission when the ultrasound beam encounters a focal weakly attenuating structure within the imaging field. The amplitude of the beam beyond the structure is greater than the beam amplitude at the same depth in the rest of the field. Echoes returning from the structures deep to the focal weak attenuator will be of higher amplitude and will be falsely displayed as increased in echo density. And the display will identify this increased true transmission as bright band extending from an object of the low attenuation. मेरे बच्ची अगर आप ये देखो तो ये मेरे पास सिस्ट है, सिस्ट में क्या है, एनेकोइक फ्लूइड है। इस एनेकोइक फ्लूइड ने ये क्या करवाया है, स्ट्रॉन्ग इन्हांसमेंट कराई है, ठीक है, इसने इन्हांसमेंट कराई है। मेरी बच्ची मुझे ये बताओ कि जो सिस्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या जो स्टोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, सिस्ट या स्टोन? बच्ची मेरी जवाब दो कि मैम सिस्ट, स्टोन। स्टोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्टोन यस मैम। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसने एटीन्यूएशन भी हाईली करानी है। जब ज्यादा हाई एटीन्यूएशन कराएगा तो यहाँ पे शेडोइंग होगी, लेकिन ये मेरे पास सिस्ट है, ये कमजोर है, ये वीक एटीन्यूएटर है, ये इतनी ज्यादा साउंड वेव्स को की एनर्जी कम नहीं कर सकती, तो इसने क्या करा दी, इन्हांसमेंट करा दी। सिंपल बात है, सिंपल ये चीज़ अपने पास लिख लो कि स्टोन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसने इन्हांसमेंट जो है वो ज़्यादा कर, उसने उस शेडोइंग काज करानी है, क्यों, क्योंकि उसने एटीन्यूएशन ज़्यादा करानी है। सिस्ट और बाकी जितने भी फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो वीकर होते हैं, वो वीक एटीन्यूएटर होते हैं, वो साउंड वेव को इतना इफेक्ट नहीं कर सकते और उन्होंने क्या करवा देनी होती है, इन्हांसमेंट करा देनी होती है। सिंपल है, ठीक है मैम आ गई है समझ। हाँ, आगे भी और भी चीज़ें हैं लेकिन आई थिंक अगर आप लोगों को मैं आज सारा करवा दूं तो आप लोग के लिए अब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। मैम इतना ऐसे इनफ है। मैम इतना ही काफ़ी है। फिर बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को फिर कहा है कि अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगी, ये मैं पहले बता दूं। अगर इस सब्जेक्ट को बहुत लाइट लोगे तो फेल हो जाओगे, ये मैं पहले बता दूं। तो इट्स अप टू यू कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मुश्किल तो नहीं है ना? मैम मुश्किल नहीं है, हम लोग साथ साथ लेक्चर तो कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है ना कि असेसमेंट प्लान किस तरह का है। और बस पहले ये तो ये था कि हमें क्विज़ेस दे ओरल होता एग्जाम रहता था टाइम, मैम। ओरल एग्जाम होगा, ठीक है, ओरल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, इस तरह के असेसमेंट प्लान के लिए रेडी रहें, ठीक है। जी मैम। हाँ, तो मैंने तो सामने इमेजेस रख के पूछना है कि आर्टिफैक्ट कौन सा है, ठीक है, और क्यों हुआ है। तो बस इसके लिए बी प्रिपेयर्ड रहें।
समझ आ गई? यस मैम। हाँ, आर्टिफैक्ट है या मतलब आपके पास है जो भी मैंने आप लोगों को जो भी मैंने अब तक आप लोगों को करवाया है, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के सामने रख के आपसे पूछनी है ये क्या है। पास वही बच्चा होगा जो बताएगा। अब तो मुश्किल नहीं रही ना? मैम लेक्चर में से ही होगा सारा, हाँ स्लाइड्स बिल्कुल। में से। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको लोगों को बुक दी थी, लेकिन जो है सिर्फ जो लेक्चर हैं वही हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो लेक्चर आपको जो है ना वो आते हों। यस मैम। और ये मैं बता दूं, ये आसान चीज़ें नहीं है, ये पढ़ेंगे नहीं ना तो भूल जाएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि जनरल अल्ट्रासाउंड जो है ये इसको हम फ़ौरन से कर लेंगे, तो ये आपको आर्टिफैक्ट्स बड़ा कंफ्यूज करेंगे। इसलिए अपने दिमाग खोल के बैठा करें और समझा करें। और अगर इससे भी कोई अच्छी मेथोडोलॉजी आपके पास है कि मैं आप लोगों को उस तरीके से समझा सकती हूँ, तो मुझे बता दें, मैं उस तरीके से समझा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो है हमें चेंज करनी चाहिए मेथोडोलॉजी जो है, मुझे बता सकते हैं आप कि जिस तरह से हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, या इसमें हमें कोई चेंजिंग करनी चाहिए। मैम ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही आप मुझे बता सकते हैं, या हमें किसी और तरीके को फॉलो करना चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जिस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए। मैम जैसे इमेजेस है ना, आप ये भी हो सकता है कि इमेज हो उसे एक्सप्लेन करें और फिर हम लोग जो रीडिंग है वो कर लें। तो मैंने आपको इमेज में जितना भी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, मैं तो साथ इमेजेस डाल के आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? मतलब सिर्फ मैं इमेजेस डाल दूँ? नो मैम ऐसा नहीं है, मतलब इमेज है ना जैसे एक, ठीक है, उसको पहले बताना कि ऐसे मतलब इसकी ये ऐसे दिखता है, और अगर इस तरह का जैसे वो लेडर है, ठीक है, लेडर टाइप हमें नजर आएगा और अच्छा, इसमें होता क्या है, बीम आती है। आप ये चाहती हैं कि पहले जो है वो इमेजेस को डाला जाए और एक्सप्लेनेशन को बाद में डाला जाए? यस मैम, यस यही कह मैम। रही चलें ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। मतलब आप ये चाह रही हैं कि अगर मैं आपको रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन पे जो पहली स्लाइड होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट की। मतलब जब आप पहले रीड करती ना उसके बाद हमें डायग्राम दिखाती, तो वो ये कह रही कि आप पहले डायग्राम से हमें वैसे बता दिया कि उसके बाद रीडिंग किया करें हम। चलो ठीक है, ऐसे कर लेंगे। मैम जी मेरे बच्चे। मैम लास्ट लेक्चर से एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम ट्रांजिट और स्टैटिक कैविटेशन में से कौन सी ज्यादा डेंजरस होती है? स्टैटिक कैविटेशन और ट्रांजिट कैविटेशन में से कौन सी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है? ट्रांजिट और स्टैटिक में से यस मैम। स्टैटिक। स्टैटिक। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का लेक्चर मिल गया? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम?
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों में अगेन आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको साथ साथ ना पढ़ा तो आप लोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसी को कोई इश्यू नहीं है तो ठीक है, फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।